हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके और जीएस का फर्स्ट मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस जीके और जीएस के फर्स्ट मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो इस फर्स्ट मॉडल पेपर को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस जीके और जीएस के सेकंड मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस जीके और जीएस के सेकंड मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेकंड मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, फुटबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है फील्ड, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है कोर्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए, यानी कि फुटबॉल के परिसर को कहा जाता है फील्ड। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी पहले के अंदर ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1556 में, ऑप्शन बी है 1526 में, ऑप्शन सी है 1582 में और ऑप्शन डी है 1773 में। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शन ए को चूज किया है या ऑप्शन ए बताया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और देखो आज के इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। अब देखो इस तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, 5 नदियों की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरियाणा को, ऑप्शन बी है पंजाब को, ऑप्शन सी है केरल को और ऑप्शन डी है झारखंड को। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो भारत का पंजाब राज्य है इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस चैनल पर आपको रोज़ सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और शाम को 6 बजे इसी चैनल पर आपको जीके और जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑप्शन ए है आशापूर्णा देवी, ऑप्शन बी है दिविका रानी, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है पारुल चौधरी।
तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी। तो पांचवे के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी। तो यहाँ पर देखिए, जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ए ऑप्शन को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर राइट आंसर, यानी कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमावो भंडारनायके, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन बी, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो थी श्रीमावो भंडारनायके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें में सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखो, ऐसे प्रश्न को आप तो जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है गौरी शंकर है, ऑप्शन बी है जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी है उमा शंकर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी, यानी कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति था जी शंकर कुरूप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवीं के अंदर भी ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, ज़्यादातर तो जिस पे भी मैं बोलूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, रिपीट किया गया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछा गया है कि औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था। ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी है राव जसवंत सिंह राठौड़, ऑप्शन सी है राणा राज सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा जगन्नाथ कछाऊ तृतीय। तो इन चारों में से क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि जजिया कर को या जजिया कर का विरोध करने वाले प्रथम हिंदू शासक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, यानी कि जो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर था उसका विरोध करने वाला प्रथम हिंदू शासक था राणा राज सिंह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रूस की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन ए है डायट, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है ड्यूमा। तो इन चारों में से भाई क्या है रूस की संसद का नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। या फिर देखो, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। या फिर देखो, इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है अमेजन नदी को, ऑप्शन बी है मिस्र नदी को, ऑप्शन सी है नील नदी को और ऑप्शन डी है सिंधु नदी को। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताओ इस प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन सी,
यानी कि दुनिया या फिर विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, या फिर नील नदी की लंबाई आपको बतानी है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन बी है देवसूत्र जलप्रपात, ऑप्शन सी है नीलमणि जलप्रपात, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो एग्जाम के अंदर एक प्रश्न ऐसे भी बनता है यहीं से कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है किस देश के अंदर स्थित है। तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि पूछा गया है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है नेपाल में, और ऑप्शन डी है भूटान में। तो क्या होगा वही करेक्ट आंसर है, तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के अंदर। तो देखता हूँ मैं भी कि किस अभ्यर्थी का सबसे पहले आंसर आएगा। पूछा गया है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जिसने भी यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया है ए, तो उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोटक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखो ऐसे उद्यान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर उद्यान से संबंधित, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सबको आपको क्या करना है, याद करके रखना है, या फिर इनको नोट्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 14वां प्रश्न है कि लोहाटक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा में, ऑप्शन बी है नागालैंड में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो लोहाटक नेशनल पार्क है वो भारत के कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वीं में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर है। पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 15वीं के अंदर ऑप्शन बी। और देखो किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर इस कॉमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर या उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट देखना है, और इसके एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सफ़ेद तेंदुए के लिए, ऑप्शन बी है एशियाई हिरण के लिए, ऑप्शन सी है एशियाई भालू के लिए, और ऑप्शन डी है एशियाई शेरों के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप नोट कर लो, काफ़ी बार पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर है, पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो 16वें के अंदर करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। और ये प्रश्न SSC MTS 2023 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ऑप्शन बी है उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और ऑप्शन डी है उन्होंने 1930 में दांडी मार्च यात्रा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1910 के अंदर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखो, इसको याद रखना, आप पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो ये किया था 1917 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध को खाली स्थान जाना जाता है के रूप में, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है उसे जाना जाता है पौंग बांध के नाम से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसको भी आप याद रखना कौन सा बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश डैश है, या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है दादर और नगर हवेली, और ऑप्शन डी है दमन और द्वीप। तो इन चारों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922 में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 20वें के अंदर ऑप्शन ए, यानी कि जो कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी वो चुनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर ऑप्शन ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उन सभी को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। और आपके जितने भी दोस्त SSC MTS की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।